बताएंगे एक्सपांशन डिवाइस के बारे में। एक्सपांशन डिवाइस बेसिकली हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन उसके फंक्शंस दोबारा से हम एक बार गौर करेंगे और फिर एक एक डिज़ाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग अलग। ठीक है, फिलहाल तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सपांशन डिवाइस का काम क्या है? तो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल था, ये कंप्रेसर, ये कंडेंसर, ये वाला एक्सपांशन डिवाइस और ये वाला ये इंटरकनेक्ट है। ये तो हमारा जनरल रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें इसका रोल क्या है? एक्सपांशन डिवाइस का रोल ये है कि हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर से वो कंडेंसर से आ रहा है उसको लो प्रेशर करना। लो प्रेशर करने से हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? इवापोरेटर में वो वेपर में चेंज हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर का प्रेशर कम हो गया। वो हाई प्रेशर था इसलिए लिक्विड था। अब जैसे ही उसको लो प्रेशर करके हम इवापोरेटर में छोड़ेंगे तो वो हीट लेके वेपर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसको लो प्रेशर करने की जिम्मेदारी इस एक्सपांशन डिवाइस की है। एक्सपांशन डिवाइस, ये हम कंप्रेसर, कंडेंसर और ये हो गया इवापोरेटर। तो ये एक्सपांशन डिवाइस का पहला काम क्या हुआ? आने वाली हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करें। एक काम तो ये हुआ, टू रिड्यूस प्रेशर। और प्रेशर कम क्यों कर रहे हैं हम? इस इवापोरेटर में वापस इसको इवापोरेट करना है, लिक्विड से वेपर में चेंज करना है ताकि वो ठंडक दे सके। तो ये पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ इसका? दूसरा काम ये हुआ कि इस इवापोरेटर में अगर ये आए लिक्विड थोड़ा सा और थोड़ा सा आके यहाँ का यहाँ लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया, तो बाकी के इवापोरेटर में क्या होगा? वहाँ तो कूलिंग नहीं आएगी। इवापोरेटर क्या है? एक पाइपों का गुच्छा ही मान लीजिए ना, हीट एक्सचेंजर है ना। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर ये मान लीजिए पाइप है। तो इसके शुरू में यहाँ पे लिक्विड आया और यहाँ का यहाँ वेपर बन गया और आगे चले गया। तो ये वेपर जाते जाते तो कूलिंग देने वाला नहीं है। जब लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा था तभी तो कूलिंग आई थी, है ना। तो दूसरा इस एक्सपांशन डिवाइस का काम ये है कि टू मेंटेन फ्लो रेट। जिस मकदार में हमको लिक्विड चाहिए इसके आखिरी हिस्से तक लिक्विड पहुँचे, इवापोरेटर के आखिरी हिस्से तक लिक्विड पहुँचे और उससे हीट ले और वेपर में चेंज हो, तब तो इसका पूरा फ़ायदा उठाया, है ना। अगर इवापोरेटर के आखिरी हिस्से तक नहीं पहुँचा, आधे हिस्से तक ही पहुँचा, तो बाकी का आधा हिस्सा तो वेस्ट ही जा रहा। फिर इतना छोटा इवापोरेटर बना सकते थे। जितने में इवापोरेशन हो रहा है वही है असल इवापोरेटर। बाकी का हिस्सा तो फिर एक तरह से कैरियर हो गया, खाली वेपर ले जाने का। हाँ। तो हमको वो उतना पूरा हिस्सा इंसुलेट करने की ज़रूरत ही क्या है? उतना हिस्सा इंसुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको वो पूरे हिस्से में लिक्विड चाहिए ही चाहिए। लिक्विड आना है, उसके सरफेस से हीट लेना और वेपर में चेंज होना, यही उसका काम है। तो ये काम करने के लिए एक्सपांशन डिवाइस उसी के हिसाब के रहना ज़रूरी है। प्रेशर कम करके लिक्विड इतना भेजे कि उसके पहले से लेके आखिरी हिस्से तक वो लिक्विड पहुंच सके। ये है एक्सपांशन डिवाइस का काम। अब इसके कुछ हम डिज़ाइंस के ऊपर आते हैं। तो जनरल डिस्कशन है ये, बाद में एक एक का अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अब सबसे पहले और सबसे आसान वाला जो एक्सपांशन डिवाइस था वो था कैपिलरी ट्यूब। इसको ख़त्म करते हैं, यहीं लिखता हूँ। चलिए, तो ये पहला वाला हुआ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या है? एक बहुत बारीक डायमीटर वाला ट्यूब है। कितना बारीक? आप इमेजिन कीजिए कि आपके 4-5 बाल आ सकें उसमें, बस दैट्स ऑल, उतना बारीक। हाँ, तो अब एक ट्यूब है जिसका साइज़ है 1/4 इंच, मान लीजिए। हाँ, 1/4 इंच वाले ट्यूब के सामने ये बारीक सा कैपिलरी ट्यूब लगाया गया,
बहुत बारीक। तो उसके अंदर से यहाँ था प्रेशर, मान लीजिए अगर हम 134A का एग्जांपल लेते हैं, 134A अगर गैस है इसके अंदर, तो यहाँ था 180 psi जी, psi ऑफ गेज, पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ गेज। यहाँ जो लिक्विड था उसका प्रेशर था 180 psi। तो उस 180 psi को यहाँ पे लाना है 5 psi जी। ये सोच लीजिए तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। 180 180 जाके 5 psi बन रहा है। हाँ, तो उसको इतना कम करेंगे तो वो वेपर में चेंज होने के लायक बनेगा, यहाँ कूलिंग आएगी। ये रेफ्रिजरेटर के बारे में। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें, एसी में दूसरी गैस होती है, उसका अपना एक कंडेंसिंग टेम्परेचर और वो कंडेंसिंग प्रेशर है, और इवापोरेटिंग टेम्परेचर इवापोरेटिंग प्रेशर उसका दूसरा है। हर यूज़ के हिसाब से अलग अलग, डीप फ्रीज का अलग, जितने टेम्परेचर्स हैं उतने ही प्रेशर्स भी हैं। वो पीटी चार्ट में हम देख सकते हैं, आपको पता है ना। फिलहाल अब ये समझ रहे हैं कि इतने ज़्यादा प्रेशर को इतना कम करना है, तो बारीक सा एक पाइप लिए, ये बहुत बारीक सा पाइप हुआ, और इसके अंदर से एक तरफ से हम लिक्विड लाइन, ये जो कंडेंसर की आखिरी लाइन है वो कहलाती है लिक्विड लाइन, उसमें हाई प्रेशर लिक्विड है, हाई प्रेशर लिक्विड। और ये जब छोड़ा तो ये छोड़ रहा है इवापोरेटर के अंदर, है ना। ये होगी लो प्रेशर लिक्विड लाइन, ये तो इवापोरेटर ही बोल देंगे इसको डायरेक्ट। तो यहाँ आते ही प्रेशर कम। और एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर ख़ास बात क्या है, उसके मिजाज से वाकिफ़ होना है ना आपको। तो कैपिलरी ट्यूब जितनी लंबी होगी प्रेशर उतना कम छोड़ेगी, फ्लो रेट भी कम, प्रेशर भी कम, ठीक है। यानी मान लीजिए 180 psi जी है, वो यहाँ पे छोड़ रही है 10 psi, 180 को 10 बना रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बदले अगर दूसरी कैपिलरी उससे ज़रा सा बारीक वाली लगाएं या उससे ज़्यादा लंबी वाली लगाएं, तो वो प्रेशर कम करेंगे। यानी दूसरा मेरे मुंह से निकल ही गया कि अगर इसका डायमीटर कम होता जा रहा है, बारीक से बारीक हो रहा है, तो प्रेशर कम आएगा। लेंथ बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, और डायमीटर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। ये दो चीज़ें याद रखें ना कैपिलरी ट्यूब के ताल्लुक से, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग, अभी आपको डिज़ाइनिंग सीखनी नहीं है फिलहाल, डिज़ाइनिंग का मामला अलग है। अब फिलहाल तो आपको फंक्शन समझना है। तो फंक्शन के लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि लेंथ ज़्यादा हुई तो प्रेशर कम हुआ, ठीक है। और डायमीटर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हुआ, डायमीटर ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। ये एक चीज़ जहन में रख लीजिए। इस कैपिलरी ट्यूब के लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि डायमीटर ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो अगर हमको प्रेशर कम करना है तो डायमीटर भी कम करना पड़ेगा। या तो डायमीटर कम कीजिए या तो लेंथ बढ़ा दीजिए। तो अब हमारे पास मान लीजिए एक कैपिलरी आई, ये कैपिलरी आपके पास सामने है, ये है 0.03 इंचेस, 0.03 इंच की कैपिलरी है। उससे बारीक तो बनाना ही आसान नहीं है ना, इतना बारीक तो होल रखना ही पड़ेगा।